नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। बड़ी ही मार्मिक कहानी है। आज भी जब हिंदी की प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो बहुतों की स्मृति में इसी का नाम आता है। कहानी का शीर्षक है उसने कहा था, जो महान लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में आप त्याग, बलिदान, देश प्रेम और इन सबसे ऊपर बचपन के प्यार के रंगों का अनुभव कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़ों की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों के आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीन कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और शोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने, खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ नहीं चलती, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उनके बालों और ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को बिना गिने हटता न था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत्त मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया, एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। दोस्तों, कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है। वो छोटा सा लड़का जिसका नाम लहना सिंह है, बड़ा होकर सेना में भर्ती हो जाता है और अंग्रेज़ों की तरफ से फ्रांस में लड़ने के लिए जाता है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाना से 10 गुना ज़्यादा जाड़ा और मेह और बर्फ़ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। ज़मीन कहीं दिखती नहीं और घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से कोई बचे तो लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं।
जो कहीं खंदक के बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह, और 3 दिन हैं। 4 दिन तो खंदक में ही बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और खूब पेट भरकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की तो वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नहीं झेपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहरी पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कही के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायाब के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? लहना सिंह बोला, सूबेदार जी सच है, पर क्या करें, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्मी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लहना सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी से गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पौधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना ज़मीन यहीं मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहीं बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं खाते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में आग लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपनी सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम मान देना पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुरक। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारे सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे? पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताज़ा हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते आ रहे हों। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरानकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों भाई बोधा, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बच रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, देखो पसीना भी आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। अरे हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है।
विलायत से मेम बुन बुन कर भेज रही हैं। गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं झूठ। यूं कहकर बोधा को उसने ज़बरदस्ती अपनी जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता। इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हज़ारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुक्म हजूर। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। 3-4 घुमाव हैं। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाओ और उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार हज़ारा सिंह ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहें, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे आप और हम जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे? हाँ हाँ याद है। वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली, ऐसी बड़ी मैंने कभी देखी ना थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने का मज़ा है साहब। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह जा टकराया। कौन? वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? ज़रा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत ही आई है, और वो भी लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बात की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब क्या? मारे गए, धोखा हुआ है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा और दूसरी तरफ उन पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवें। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। देखो एक पत्ता तक ना खड़के। देर मत करो, जल्दी जाओ। पर हुक्म तो यह है कि यहीं। ऐसी की तैसी हुक्म की? मेरा हुक्म है जमादार लहना सिंह का, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो।
8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया से 1.25 लाख के बराबर होता है। जाओ चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दियासलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाले थे कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख में गौट करते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नील गाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लपटन साहब तो बिन डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब से पिस्तौल चली और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना के हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धमाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे धावे को रोका, पर यहाँ 8 थे और वे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े ही मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिखा दी फौज आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शही नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाणभट्ट की भाषा में दंत विनोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज हम सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने भी सुन ली थी।
उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियाँ चलीं, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसीलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को सूबेदार छोड़कर जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी में लेट गया है, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थीं। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तो खुद ही कह देना, उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पड़ जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पड़ जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता भी था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया और बोला, लहना, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी पिला। स्वप्न चल रहा है। सूबेदार ने कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों को एक घंघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदार ने रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले के यहाँ दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था घोड़ा। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ।
रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में लिटाए वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम, 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77, सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। दोस्तों, इस कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।